धन्यवाद। और जैसा हम सभी जानते हैं, आईएफपीएच का ये हिंदी मंच है जो 7:30 से 8:30 बजे तक के लिए रहेगा। आईएफपीएच इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी बेसिकली एक कोशिश है जिसके तहत हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा होम्योपैथ हमारे साथ इस मंच के थ्रू जुड़ें और अपने ज्ञान को हमारे इस मंच के द्वारा साझा कर सकें। इसी कोशिश के तहत आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर शिभाशीष मुखर्जी जी। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं शिभाशीष जी के बारे में थोड़ी सी बातें बताना चाहूँगा। सर ने अपना बीएचएमएस कैलकाता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से कंप्लीट किया है एंड एमडी होम्योपैथी कंप्लीट किया है स्टेट लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से। सर ने 17 फरवरी 2017 से जनवरी 2018 हाउस ऑफ स्टाफशिप कंप्लीट किया कैलकाटा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। फरवरी 2022 से मार्च 2023 असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, माँ कलावती होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। अगस्त 2023 से प्रेजेंट असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, प्रताप चंद्र मेमोरियल होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड कॉलेज, कोलकाता। सर का आज का टॉपिक है रोल ऑफ डायग्नोसिस एंड पैथोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग इन आवर डेली क्लिनिकल प्रैक्टिस। डायग्नोसिस का और पैथोलॉजी का हमारे डेली क्लिनिक पे क्या इस्तेमाल है, क्या ज़रूरत है उसकी, इसको समझाने के लिए सर आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। सर, आईएफपीएच के हिंदी मंच पे हम सभी आपका स्वागत करते हैं। आप अपना आज का सेशन प्लीज शुरू करें। धन्यवाद मनीष जी, और आप सभी को मेरी ओर से शुभ संध्या। और सभी को पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आज की होस्ट और को होस्ट लोगों को, डॉक्टर पंकज कुमार सिंह, डॉक्टर मनीष आजाद सिंह, एंड स्पेशली और रिस्पेक्टेड सर डॉक्टर मृदुल कुमार सहानी, जिन्होंने मुझे इस मंच पे आपके सामने मेरी भावनाओं को रखने का मौका दिया और बार बार मुझे इंस्पायर करते रहे कि आप सबके सामने मैं आ पाऊं। तो जैसे कि हमारे डॉक्टर मनीष साहब ने बताया, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि द रोल ऑफ डायग्नोसिस इन आवर डे टू डे प्रैक्टिस। सबको मेरी स्लाइड्स दिख रही है? जी सर, विजिबल है। ओके, चलिए आज हम बात करने वाले हैं कि द रोल ऑफ डायग्नोसिस ऑफ एंड पैथोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग इन आवर डे टू डे क्लिनिकल प्रैक्टिस। दैट इज हमारे दैनिक निदानिक अभ्यास में इनकी जो पैथोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है और ये जो डायग्नोसिस की क्या भूमिकाएं है। जैसे कि हम जानते हैं, हमारी बीएचएमएस शुरू होती है किताब ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन से, और उसी में अगर हम शुरू करें, उसमें फर्स्ट एपोनिम से जैसे आगे बढ़ते हैं, दो कंफ्यूजन हम लोगों के सामने बहुत बार बार आते रहते हैं। एक क्या है कि जैसे हम जाते हैं एफोरिज्म 3 में, उसमें लिखा है क्या है, इफ अ फिजिशियन क्लियरली परसीव्स व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन अ डिजीज, दैट इज टू से इन एवरी इंडिविजुअल केस ऑफ अ डिजीज द नॉलेज ऑफ अ डिजीज एंड इंडिकेशन एंड सो ऑन। यानी कि अगर हम लोगों को या एज अ डॉक्टर, अगर हम लोगों को सही तरीके से होम्योपैथिक आयुर्विज्ञान की सुविधाएं सबके लिए उपलब्ध करना है या किसी को बीमार को ट्रीट करना है, तो सबसे जरूरी चीज, सबसे जो 3 चीज है उसमें से पहला आता है, दैट इज द नॉलेज ऑफ द डिजीज। की बीमारी के बारे में हमें थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। और एफोरिज्म 4 अगर देखते हैं, उस पर क्या लिखा है, his life is a preserver of health. If he knows the things that dangers health and causes disease and how to remove them from persons in health। यानी कि हमें ये भी जानना चाहिए कि जो बीमार हो रहे वो कौन सी चीजें हैं और वो कैसे बीमार कर रहे हैं हम लोगों को, और कैसे ये जो चीजें बीमार कर रही है और ये बीमारियों को कैसे एक इंसान की जिंदगी से बीमार करने वाले हर चीज को हटाना, कैसे स्वस्थ करना है। इसी के साथ साथ हमें
इससे क्या मालूम पड़ता है कि हमें थोड़ी बहुत पैथोलॉजी या गड़बड़ क्या हो रहा है अंदर, या एक इंसान को बीमार कर रहा है, उसके बारे में ज्ञान होना जरूरी है। पर अगर हम थोड़ा पीछे जाए तो एफोरिज्म 1 की अगर फुटनोट देखें तो वहां पे हम सब लोग देख पाएंगे क्या लिखा है उसमें। उसमें एफोरिज्म 1 की अगर फुटनोट देखें तो उसमें हम पाएंगे, his mission is not however to construct so-called system of intervening empty speculation hypothesis concerning the internal essential nature of the vital processes and the mode in which the disease originates, nor is it to attempt to give countless explanations regarding the phenomena in a disease and the approximate cause, which must ever remain concealed. तो इसमें कहा जा रहा है कि हमें इन सब चीजों में कैसे एक इंसान बीमार हो रहा है, उसके अंदर वाइटल प्रोसेसेस में क्या बदलाव आ रहा है, कैसे एक आदमी को अंदर बीमारी फैल रहा है, इसको जानने की जरूरत नहीं है। शायद इसी से शुरू होता है, एक डिबेट शुरू होता है, कंफ्यूजन शुरू होता है। क्या हमें बीमारियों के बारे में, कैसे हम बीमार हो रहे हैं, उसके बारे में हमें गहराई से जानना चाहिए। उन चीजों के बारे में क्या हमें जरूरत है जानने की, कि क्या हमें उन चीजों जो हमें बीमार कर रहे हैं, क्या हमें रोज की क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये जानना जरूरी है कि क्या डायग्नोसिस है, या सिर्फ ये साइंस सिम्टम्स, ये सारे लक्षण से ही हमारे काम बन सकते हैं, या हमें ये भी जानना जरूरत है कि ये जो लक्षण है ये क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। और इसी से शायद शुरू होता है एक छात्र की आने वाली जिंदगी में एक कंफ्यूजन। हम लोग जानते हैं बीएचएमएस कोर्स में हम सभी लोग पैथोलॉजी पढ़े हैं, बाकी सब्जेक्ट पढ़े, उस पे एकदम 10 मार्क्स या 20 मार्क्स के लिए सवाल तो हर किसी ने फेस किए हैं कि क्या हमें ये पैथोलॉजी जानना जरूरी है, क्या डायग्नोसिस हमें सच में पेशेंट को सही करने के लिए जरूरी है, या बस एक सब्जेक्ट है जिसको थोड़ा बहुत जान लो, नंबर निकाल लो और आगे बढ़ते रहो। जब हम सीनियर से पूछते हैं, बुजुर्गों से पूछते हैं जिनके पास सालों की एक्सपीरियंसेस है, तो कोई कहता है कि नहीं बेटा, आपको ये सब जानना जरूरी है। और फिर और भी है बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि बेटा इन सारी चीजों के चक्कर में मत जाओ, ठीक है ये कुछ आपकी बीमारियों को सही करने के लिए इनकी जरूरत आपको नहीं है, होम्योपैथ की क्या बीमारी है क्या है ये इतनी जरूरत नहीं है, बस आप लक्षण पे ध्यान दो, फिर मायाज्म में ध्यान दो, बस इतने से ही आप किसी को आप सही कर पाओगे, स्वस्थ कर पाओगे। तो ये सवाल रह जाता है कि क्या सच में ये पैथोलॉजिकल बेसिस, क्या है पैथोलॉजी, क्या है इसके पीछे की कारण, कैसे एक आदमी बीमार हो रहे, और बीमार होने के बाद क्या ये डायग्नोसिस सच में जरूरी है। तो आज हम जानते हैं, थोड़ा प्रकाश डालते हैं, ऐसे ही हमारे रोजाना निदान क्षेत्र में क्या इसकी जरूरत है, या क्या फायदा है ये चीजें जानने की, या सिर्फ ये कुछ कागजी चीजें हैं थोड़ी बहुत, इसी से ही हम काम कर सकते हैं। तो क्या है, क्यों हम ये ऐसी डायग्नोसिस पैथोलॉजी में क्या हमें जानना सच में जरूरी है। देखिए पहली बात, आज के दिन में आप सब लोग जानते हैं कि जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, आधे से ज्यादा या तो हमारे पास गूगल बाबा के सहारा लेके आते हैं, गूगल देख के बाकी चीजें देख के सब आके ये लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब हमें ये हुआ है, हमें ऐसी ऐसी बीमारी हुई है, ये चीजें हुई है। आप कुछ कहने से पहले, आप कुछ करने से पहले ही एक डायग्नोसिस लेके आपके पास आ जाते हैं कि डॉक्टर साहब हमें निमोनिया हुआ है, मेरे पिताजी को अल्जाइमर्स हुआ है, बिना लक्षण के पूछे। और फिर आपसे सवाल पूछते रहते हैं
ये जानने के लिए क्या ये डॉक्टर सब सच में जानते हैं? तो अगर आप इन सब से आपको जूझना है, इनको समझाना है, तो आपको इनकी भाषा बोलना जरूरी है, डायग्नोसिस इनसे बताना जरूरी है। वरना आपके सामने ये आ जाएंगे, सोचेंगे कि डॉक्टर है, डॉक्टर साहब आप लक्षण लक्षण करते हैं, पर इनको कुछ पता नहीं है। ये तो क्या, पर क्या ये हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस की जरूरत है? ये पेशेंट को खुश करने के लिए इसकी जरूरत है। जी बिल्कुल। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस, किसी भी, आप सब लोग जानते हैं कि आज डायग्नोसिस प्रिस्क्रिप्शन में लिखना या पेशेंट को बताना कानूनी तौर पे जरूरी है। अगर पेशेंट की आगे बढ़ते हैं तो पेशेंट की प्रोग्नोसिस क्या है, एक बीमारी लेके आए इसके आगे क्या हो सकते कि ना हो सकते, इसके लिए भी हमें जानने की जरूरत है कि क्या हो सकता है। व्हाट कुड बी द प्रोग्नोसिस? प्रोग्नोसिस क्या है? क्या ये केस, पेशेंट जो आ रहे हैं, क्या ये सही हो पाएंगे? क्या ये बीमारी इनके साथ जिंदगी भर रहने वाला है? एक पेशेंट आया, मान लीजिए आपकी नी पेन लेके, घुटने में दर्द है, बहुत से कारण है, किसी को चोट लगी है, तो हमें पता है कि थोड़ी दवा दें, सही हो जाएगा। कोई आया नी पेन लेके, हमें पता चला कि इसके पास क्या है, एक से निकाले पता चला कि जॉइंट की में जो गैप होता है वो घट गया है। क्या होता है, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस इनमें आ रहे हैं, क्या इसको हम सही कर पाएंगे दवा से? दर्द कम हो जाएगा, पेशेंट चलने फिरने लगेंगे, पर जो गैप घट गया है क्या वो वापस आके पहले जैसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो अगर ये हमें समझना है कहाँ तक हम इनको इलाज देके सही कर सकते हैं और कहाँ तक हम कर सकते हैं, और कब कह सकते हैं कि आप सही हो जाएंगे और कब कह सकते हैं कि आप नहीं हो पाएंगे, इस केस में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, ये जानना भी हमारे लिए जरूरी है। इसके लिए भी हमें ये डायग्नोसिस की जरूरत है। हमें सांस फूलने की शिकायत लेके एक पेशेंट आपके पास आते हैं। अब सांस फूलने के लिए एज्मा की केस है, सांस फूलने की कोई भी केसेस है, हम जानते हैं कि जहां अंग्रेजी दवा फेल हो जाती है, एलोपैथी की दवा फेल हो जाती है, पर होम्योपैथी में इसका इलाज है, सही हो जाता है। पर देखेंगे अगर हम आगे बढ़ते हैं, पैथोलॉजी पे ध्यान देते हैं, अगर ये फंक्शनल चेंजेस है, अगर मान लीजिए ये एलर्जिक चेंजेस है, किसी हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से इनकी सांस की दिक्कत है, तो फिर ये तो हम सही हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। पर मान लीजिए पेशेंट के पास बीमारी से लंग में ऑलरेडी फाइब्रोसिस हो गया है, तो क्या वो फेफड़ा पहले जैसा काम कर पाएगा? शायद वो नहीं कर पाए। तो ये हमें पता कैसे चलेगा? हमें लक्षण से क्या ये पता चल सकता है कि इनकी सांस फूलने का दिक्कत तो लेकर दोनों आ रहे हैं? क्या हमें ये पता चलेगा कि कौन से केस सही हो सकता है, कौन सा नहीं? तो इसको पता करने के लिए आज हमें जानने की जरूरत है कि क्या ये क्योरेबल है, क्या ये लक्षण जो आ रहे हैं इसके पीछे की कहानी क्या है, और इसी के पीछे के ही कहानी तो है कि ये डायग्नोसिस बताता है। डायग्नोसिस है क्या, कैसे बनता है डायग्नोसिस? लक्षण, बीमारियों की ये लक्षण है, ये अवस्था है, ऐसे ऐसी इनकी पैथोलॉजी है, तो इसको हम एक नाम दे दिए कि ये डायग्नोसिस है। तो अगर हमें ये पता है कि इनकी जो बीमारी है इस तरीके की है, मान लीजिए लाइन एस्बेस्टोसिस है, एक ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज है, क्या ये सही हो पाएगा? आपके पास बहुत लोग आते हैं कि कमर में दर्द के लिए, अगर कमर में दर्द, भारी वजन उठाए, थोड़ा स्ट्रेन हो गया, मांसपेशी खींच गई है,
आप रेस्टॉक्स या कोई भी बीमारी, जो भी दवा आपको आ रहे वो आप दीजिए, कुछ ही दिनों में पेशेंट शायद सही हो जाएगा। पर अगर ये स्पॉन्डाइलोटिक चेंजेस आ गया है, कहीं इसके वजह से मान लीजिए आपकी रीढ़ की हड्डी नसों को दबा रहे हैं, तो ये तो मुमकिन नहीं है कि दवा दे के जो पहले जैसी अवस्था हम ले आए। हम पेशेंट को आराम दे सकते हैं। तो इसी से हम लोग पता चलते कि लाइन ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या हो सकता है। पेशेंट को हम सीधे सीधे बता पाएंगे कि देखिए, हम आपके लिए इतना तक कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। अगर आप पेशेंट को सीधे सीधे कह देंगे कि हम आपको ऐसी बीमारियों में आपको सही कर देंगे, पता चले 2 साल बाद एक्सरे लेके आगे, डॉक्टर साहब आप तो वो कहे थे, ये एक्सरे देखिए, ये तो पहले से भी बदतर हालत हो गए। पर अगर आप पेशेंट को सही से समझाए कि नहीं, मैं ये कर सकता हूं कि आपकी दर्द कम हो जाएगा, पर जो हो गया है डैमेज वो रहेगा, तो शायद हमें आसानी होगी पेशेंट को डील करने में। अब मान लीजिए हमारे पास बहुत लोग हम देखते हैं कि पेशेंट आते हैं क्या लेके, प्रेशर की शिकायत लेके, यानी हाइपरटेंशन लेके, या शुगर की दिक्कत यानी डायबिटीज मेलिटस लेके आते हैं। अब इन सारे जो पेशेंट है, इनसे अगर हम डील करेंगे तो हमें क्या पता चलता है, इनकी अगर आप बाहर से देखेंगे, बहुत जब तक बीमारी बहुत आगे ना बढ़ गया हो तब तक इनके लक्षण नहीं आते हैं। अब डायबिटीज में अब सब पर है कि पॉलीयूरिया, पॉलीपेजिया, पॉलीडिप्सिया, पानी की, यानी कि पानी की प्यास ज्यादा हो गई, बार बार आप उनकी वॉशरूम जाने की जरूरत हो रही है, या इन लोगों के पानी की प्यास ज्यादा हो रही है, खाना ज्यादा खा रहे हैं। ये सब तो हम सबको पता है। पर ये सब कोई लेके आ जाए या कुछ चीजें लेके आए, बहुत टाइम पे ये सब लेके पेशेंट आपके पास आते ही नहीं है। पता चले कि दूसरी कोई शिकायत हो गई जिसको लेके पेशेंट आपके पास आए हैं, तो ये जानना हमारे लिए भी जरूरी है कि इनको हम क्या चिकित्सा दें। इनके साथ साथ चिकित्सा के साथ साथ इनके पास, इनमें जरूरी होता है कि खान पीन क्या करे, कैसी जीवन शैली इनका होना चाहिए। अगर आपके पास कोई पेशेंट आया डायबिटीज लेके, उनको अगर आप खान पीन आप नहीं समझाएंगे, बेफिक्र वो आप मान लीजिए वो नॉर्मल पहले जैसा खूब अपना मन भर के मीठा लेते रहे, डायबिटीज कंट्रोल में आएगा? कभी नहीं आ पाएगा। इनको अगर अब कोई प्रेशर की शिकायत लेके आ गए, हाइपरटेंशन लेके आ गया है, बहुत ज्यादा प्रेशर है, आप उनके खाने पीने में आपको नमक को आपको रेगुलेट करना होगा, खाना रेगुलेट करना होगा, तभी तो आप इनको कंट्रोल कर पाओगे। तो अगर हमको क्या करना है, कैसे इनको खान पीन में क्या परहेज इनको देना है, इसको जानने के लिए भी आज हमें डायग्नोसिस और पैथोलॉजी की जरूरत है। कोई भी पेशेंट आपके पास पॉलीफेजिया लेके आ गया, ये पॉलीफेजिया किसी भी चीज के लिए हो सकती है। पॉलीडिप्सिया नर्वसनेस की वजह से भी हो सकता है, बार बार प्यास लग रही है, बार बार बाथरूम जा रहे हैं, नर्वसनेस है कि डायबिटीज है। अगर नर्वसनेस की वजह से कोई बार बार पानी पी रहा है, तो उसको क्या हमें आप मीठा मत खाओ, ये मत खाओ, इसकी जरूरत है कहने के लिए? क्या उनको हमें एक डायबिटिक पेशेंट की तरह खाने को बैलेंस करवाने की जरूरत है? शायद हमें उतनी रिगोरस बैलेंसिंग खाने की जरूरत नहीं है। हमें शायद उनको 2-3 चपाती या 1 कटोरी चावल में उनको रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं है। हमें यह कहने की जरूरत नहीं है कि आप एक वक्त अगर आप आम ले लिए, तो उस वक्त का खाना आप थोड़ा संभाल के रहिएगा, उसमें आपकी चावल रोटी नहीं लेना है। पर अगर ये डायबिटीज की पेशेंट है, उनके लिए ये चीज जरूरी है। अगर सिर्फ लक्षण में जाए, तो सिर्फ लक्षण में क्या हम इनसे एक दूसरे को सही तरीके से अलग कर पाएंगे? शायद हाँ, बाकी लक्षण को देख के थोड़ा थोड़ा अलग तो हम कर ही पाएंगे। नर्वस पेशेंट आ रहा है और एक वो आ रहा है, पर हर टाइम एंजाइटी, नर्वसनेस, जब एंजाइटी सिर्फ फिजिकल सिम्टम्स लेके आते हैं,
तो बहुत टाइम ये होता है कि हमें ये चीज एकदम सीधे सीधे पता नहीं चलता है, क्या परहेज, क्या जिंदगी दे में उनको कैसा क्या रहना है, खान पीन में क्या बदलाव आना है। इसके लिए भी यहाँ पे हमें ये डायग्नोसिस और क्या गड़बड़ी है ये जानने की भी जरूरत है। चलिए, ये तो सारे चीज अब गए कि हम पेशेंट को दवा देने के लिए, अभी तक हम जितने भी बोले ये तो दवा देने से इसकी कोई संबंध नहीं है। अभी तक हमने जितने चीजों की बात की है, ये दवा के साथ जो अलग अलग चीजें हैं, कभी पेशेंट की खुशी के लिए, पेशेंट को समझाने के लिए, कभी कानूनी दायरे के लिए, या कभी हमें पेशेंट में जो केस है सामने उसको समझने के लिए जरूरत है। पर सवाल अभी भी रह जाता है, क्या ये जरूरी है जब हम दवाओं की चयन कर रहे हैं होम्योपैथी की प्रिंसिपल को मान के, जब हम इंडिविजुअलाइज करके एकदम पेशेंट को दवा दे रहे हैं, उसमें क्या इसकी जरूरत है? सवाल आके अटक जाता है यहाँ पे। और सबसे ज्यादा डिबेट यही होता है, क्या हमें दवा देने के वक्त इन चीजों की जरूरत है कि क्या गड़बड़ है, क्या बीमारी है, क्यों देना है, या सिर्फ लक्षण से ही काम हो जाएगा। तो यहाँ जाके हमारी, तो देखते कि क्या हमें सच में जरूरी है दवा के लिए। मानिए हमें एक पेशेंट को एक दवा देने, उस पे कौन सी पोटेंसी देंगे, क्या दवा देंगे, इसके लिए कितना जरूरी है ये चीजें। तो जब भी हम पोटेंसी की बात करते हैं, अभी भी पोटेंसी को लेके अभी भी बहुत सी डिबेट है, डोजेस है। तो हम इसको लेके अभी शायद हर किसी का एक्सपीरियंस अलग हो, कैसे हो। पर हम जैसे मान्यता प्राप्त किताब जैसे स्टुअर्ट क्लोज, केंट, ये लोग क्या कह रहे हैं, बाकी हमारे जो लोग हैं जो आज हमें रास्ता दिखा रहे, ये लोग क्या कह रहे हैं कि आज हम जब दवा दे रहे हैं, सीधे प्रिस्क्रिप्शन बना रहे हैं, उसमें में आके अटकता है हमारा सवाल, क्या आज की लिए पैथोलॉजी जरूरी है? क्या जरूरी है? अगर स्टुअर्ट क्लॉज की भावनाओं को माने, पहले चीज हमें जो जानना है वो ससेप्टिबिलिटी ऑफ द पेशेंट। पेशेंट को किसी भी चीज से, बाहर से किसी भी चीज से प्रभावित होने की संभावना, किसी बीमारी से कितनी प्रभावित हो सकता है पेशेंट। दूसरा सीट ऑफ द डिजीज है। सीट ऑफ द डिजीज मतलब जो बीमारी है वो किस ऑर्गन को अफेक्ट किया है, कहाँ जाके इनकी दिक्कत फंसा है, क्या इनकी जो सांस की दिक्कत फंस रहा है, क्या ये फेफड़े की वजह से है, या इनकी हार्ट की वजह से है, या किसी और कारण से है, या सिर्फ इनकी जो नाक है उनमें इनकी कुछ पॉलिप वगैरह कुछ आ गया है जिसके वजह से ये दिक्कत आ रही है। क्या है समस्या? तो एक ही है, सांस ले नहीं पा रहे। सांस लेने में दिक्कत आपकी कार्डियक कॉजेस से भी होता है, आपकी फेफड़े में दिक्कत हो उससे भी होता है। पर जब कभी कभी जो बीमारी है वो कहाँ पे है, डीपर ऑर्गन में है या सुपरफिशियल ऑर्गन में है, कहाँ है ये दिक्कत, ये जानना जरूरी है। तीसरी बात जो ध्यान में आते हैं कि नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ द डिजीज, यानी किस तरीके का बीमारी है या कितना तीव्र है, ये जानना जरूरी है। चौथे, स्टेज एंड ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज। अब ये बीमारी कौन सी स्टेज या कौन सी इसमें फंसा हुआ है, कितने दिन से यह बीमारी है, और इससे पहले क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ है पेशेंट का। यानी कि अगर हमें ये समझना है कि पेशेंट को, अगर हमें ये चुनना है कि ये दवा तो हमने चुन ली, अब अगर हमें चुनना है क्या ये हमें 30 देना है, 200 देना है, क्या 50 मिलीसिमल देना है, इनके लिए
पेशेंट की, जैसे हम जान रहे हैं, यहाँ पे सबसे जरूरी चीज है ये बीमारी कहाँ जाके ये फंसा है। एक ही बैक्टीरिया, एक ही, मान लीजिए आपने कभी बाहर से धूप से आके घर में आके ठंडा पानी पी लिया है, इसकी वजह से कहाँ जाके ये लक्षण आपको पैदा किए, क्या दिक्कत हुई है, और इसकी जो गहराई है, क्या क्या ये धीरे 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 धीरे, आज आपने ठंडा पानी पिए शाम को, कल शाम को आपको बुखार चढ़ा, या आपने ठंडा पानी पिया 1 घंटे में आपको बुखार चढ़ा है। ये जरूरी है, ये जानना जरूरी है कि ये जो बीमारी है ये कैसे है। मान लीजिए एक पेशेंट आए आपके पास घुटने को दर्द को लेके, बता रहे हैं कि पहले डॉक्टर साहब बहुत गले में दिक्कत थी, बार बार ठंड लग जाती थी जब बचपन में, आजकल घुटने में बहुत सी दर्द हो रही है। अब क्या पता चले कि ये जो बीमारी है ये कहाँ जाके फंसी है। अब हमें कोई ऐसी दवा चाहिए, ऐसी पोटेंसी चाहिए जो इन सारे चीजों को एड्रेस कर पाए, इन सारे चीजों को, इन सारे लक्ष्य को संभल पाए। तो हमें उसी हिसाब से दवा को चुनना पड़ेगा। कहाँ, कौन सी स्टेजेस में है, आपको निमोनिया हुआ है, क्या ये लोबर निमोनिया जो हुआ है, क्या ये फर्स्ट स्टेज में है, या ये हेपेटाइजेशन के स्टेज में आ गए, या ये फाइब्रोसिस के स्टेज में आ गए। इस हिसाब से भी पोटेंसी का अंतर आता है। और यही जानने के लिए आज हमें क्या जानने की जरूरत है, कैसे हम समझेंगे कि कौन सी स्टेज में है। ये स्टेज को समझने के लिए भी हमें क्या जरूरत है, कि क्या इसके पीछे की जो लक्षण की पीछे की जो पैथोलॉजी है, डेवलपमेंट ऑफ पैथोलॉजी, वो जानना जरूरी है। ये तो गया कि पोटेंसी की बात। अब आगे आता है जिस बारे में उससे भी ज्यादा डिबेट होता है, वह है सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी। औषध क्या दे रहे हैं, होम्योपैथी जो दवा हम प्रिस्क्राइब करने जा रहे हैं, अब उसके लिए क्या इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है। देखिए, हम लोग जानते हैं, हम लोग जब दवा देते हैं, हम लोग क्या ढूंढते हैं, पूरा के लंबा केस टेकिंग करते हैं, लक्षण मिलते हैं। अब इन लक्षणों में हमें क्या ढूंढना है, व्हाट इज एन अन, बार बार हम लोग पूछे क्या अनकॉमन क्या है, पिक्यूलियर क्या है, स्ट्राइकिंग क्या है। तो अनकॉमन को समझेंगे कैसे, पिक्यूलियर क्या है, ये अजीब क्या है, इसमें एक लक्षण आया, क्या ये साधारण है, क्या इसमें कोई खूबियां है, असाधारण कुछ है, ये अनकॉमन है जो इस हालत में हमें मिलना ही नहीं चाहिए। कैसे समझेंगे कि ये क्या इसमें कॉमन है। और इसी के लिए हमें जानने की जरूरत है कि जो पेशेंट जो बीमारी लेके आए, जो शिकायत लेके आए हैं, उस शिकायत में हमें क्या क्या आशाएं उस पर हम रखते हैं। मान लीजिए कोई पेशेंट आपके पास ले गया गले में खराश लेके, हम लोग क्या क्या एक्सपेक्ट करेंगे, गले में खराश लेके आए तो आशा करेंगे या तो पेशेंट, यहाँ से पेशेंट में किसी भी कारण में गले में स्ट्रेस हुआ है, किसी भी कारण से उन्होंने बहुत बातचीत ऊंची आवाज में बात किए होंगे, उसके वजह से धीरे धीरे खराश आ गए होंगे, या होर्सनेस डेवलप किए होंगे, या नहीं तो पेशेंट ने किसी भी कारण से उनकी जो टॉन्सिल है वो बढ़ गया होगा, ठंडी गर्मी के वजह से टॉन्सिलाइटिस हो गया होगा। तो यहाँ जो आते हैं कि किस कारण से ये हुआ है, कैसे ये बीमारी हुआ है, उसी हिसाब से दवाओं की चयन भी अलग हो जाएगा। अब मान लीजिए पेशेंट आया आपके पास टॉन्सिलाइटिस लेके, हम क्या आशा करेंगे एक पेशेंट के पास जो टॉन्सिलाइटिस लेके आए
हम लोग क्या क्या लक्षण आशा करेंगे? हम टॉन्सिलाइटिस है तो हम लोग आशा करेंगे कि उनके गले में बहुत दर्द होना चाहिए, वो लाल, अगर हम देखने जाएंगे वहां पे वो लाल होना चाहिए, यानी इन्फ्लेमेशन के क्लासिकल साइंस उनमें होने चाहिए। अब मान लीजिए कोई पेशेंट आए, वो गले को छूने में नहीं दे रहे, तो हम लोग क्या सोचेंगे, क्या कॉमनली सोचेंगे? और उसके साथ साथ पेशेंट की बहुत ठंड और कपकपाहट आने शुरू हो गए, तो पहले दवा हमारे दिमाग में आएंगे हिपरसेल। दूसरा मरीज आए जिनके पास एक टॉन्सिलाइटिस तो है, गले में सूजन तो है, पर वहां दर्द बिल्कुल नहीं है, दैट इज केस ऑफ पेनलेस सोर थ्रोट और पेनलेस टॉन्सिलाइटिस। क्या हम वही दवा सोचेंगे या कुछ पिक्यूलियर सोचेंगे? एक जनरल इन्फ्लेमेशन की वजह से हम सोचते हैं तो बेलेडोना, हिपरसेल, क्या ये सोचेंगे, या कोई पिक्यूलियर दवा की तरफ हम जाएंगे दूसरा कुछ? अगर हम लोग मेट्रिया मेडिका या रेपेटरी में देखेंगे तो वहां हमें मिलेगा बैक्टीशिया, जिसमें क्या है, पेनलेस सोर थ्रोट। और यही इन दवा की खासियत है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, पेनलेस सोर थ्रोट। तो एक, जब हम ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं अगर समझना है कि हाँ ये इसकी पिक्यूलियरिटी है, कुछ अजीब है इसमें, इस लक्षण में, और इस अजीबता दूसरी एक दवा में है, वो इसका नाम है बैक्टीशिया। इसको अगर हमें पूरी तरीके से समझना है तो इसके लिए हमें ये पैथोलॉजी जानना जरूरी है। वरना क्या है, गले में दर्द, गले में ऐसे सूजन है, इसमें कोई खासियत जो छुपा है कि बिना दर्द की गले में सूजन, इसमें कोई खासियत है, ये हम पकड़ ही नहीं पाएंगे। अगर हम ये पिक्यूलियरिटी पकड़ नहीं पाएंगे तो हम दवा कैसे चुनेंगे? हम कैसे पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करेंगे? यही तो है पेशेंट की इंडिविजुअलाइजेशन। अगर हम, एक पेशेंट आपके पास आया कहीं पे एक एब्सेस लेके, हम लोग क्या आशा करेंगे कि एब्सेस में बहुत तेज दर्द हो, उसको हम छूने में उस जगह कुछ गरमाए रहे। पर अगर ये ठंडे निकले तो, या वो उतना गर्म नहीं है तो हम मेट्रिया मेडिका में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? एब्सेस विच इज कोल्ड टू टच। एक ही दवा है, मार्क्सॉल। तो अगर हमें ये डिफरेंसेस पता करना है तो हमें क्या जरूरत है, ये पकड़ने की, क्या इसमें अनकॉमन है, क्या इसमें पिक्यूलियर है, क्या इसमें दिक्कतें हैं। अगर हमारे पास ऐसे कोई बीमारी लेके आते हैं, अगर हम ये चीजें नहीं पकड़ पाए तो हम कैसे समझेंगे कि इसको हमें क्या दवा देना चाहिए? तो इसी की वजह से यहाँ हमें जरूरत है, इसमें क्या पैथोलॉजी है, इनमें क्या दिक्कतें हैं, इसकी जरूरत है जानने की। और इसी को समझने के लिए आज हमें सिखाया जाता है पैथोलॉजी, उसमें क्या क्या दिक्कत है। अब आपके पास एक पेशेंट आए जनरल सिप्टीसीमिया लेके, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकती है? अगर आपको समझना है, पेशेंट आपके पास एक लक्षण लेके आए, क्या आपको इनको हैंडल करना है कि नहीं करना है, कहाँ तक हम इनको ट्रीट कर सकते हैं, इसके लिए हमें जरूरत है ये पैथोलॉजी की। एक, आगे चलते हैं। पेशेंट आपके पास है, बुखार लगे, अभी आपकी बारिश की मौसम है, हर कोई देखता है कि बुखार लेके तो पेशेंट आ रहे हैं, बुखार में कपकपी भी है, थोड़ी बहुत बदन हाथ में दर्द भी है। अब कैसे समझे कि इस बुखार में हमें क्या करना है?
कैसे हमें इसको हैंडल करना है, कैसे हमें दवा देना है, इसके साथ साथ इस मरीज को हमें कैसे संभालना है। अगर बुखार के किसी को आया कि बुखार के साथ साथ, जैसे कि मान लीजिए हमारी डेंगू की बीमारी है, उसमें क्या होता है, धीरे 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 प्लेटलेट गिरते रहते हैं। अब हमें अगर सोचना है, इसको भी अगर एड्रेस करना है, एक पेशेंट आपको बुखार लेके आए, बदन हाथ में थोड़ा बहुत दर्द लेके आए, क्या ये वायरल फीवर है कि ये डेंगू है। अगर ये डेंगू है, अगर ये हमें समझना है, क्या हम लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस के बिना इसको सही मायने में समझ पाएंगे? शायद नहीं। अगर हमें ये पता ना हो कि ये डेंगू है और इसमें क्या था, अगर नॉर्मल वायरल फीवर है, हमें पता है हम दवा देंगे, इनको 3-4 दिन में धीरे धीरे बुखार चला जाएगा, पेशेंट को आराम मिल जाएगा। पर अगर पता चले इनमें कोई डेंगू जैसी बीमारी है, तब तब उसके आगे जाके अगर हम तभी से शुरुआत से सावधानी ना बरते, तो धीरे धीरे प्लेटलेट गिरते रहेंगे, और प्लेटलेट गिरने के बाद क्या होता है, हेमोरेजिक स्टेजेस आ जाएंगे। तो अब दवा अगर हमें चुनना है इन दोनों के लिए, अगर आपको पता चले कि ये डेंगू है, तो हम ऐसी दवा चुनेंगे जिसमें ये लक्षण हो आगे जाके, जिनमें ये हेमोरेजिक टेंडेंसीज आ सके, जिनमें बदन हाथ में दर्द के है, पर उसके शायद आप उसके साथ साथ या तो कैरी का पापाया जैसी दवाई आप उसमें ऐड करेंगे। आफ्टर गिविंग दैट कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन और द मेडिसिन विच इज इंडिकेटेड, जो इंडिकेटेड दवा हो, उसके बाद जाके थोड़ी बहुत, जैसे कि आगे कॉम्प्लिकेशन ना हो, उसके प्रिवेंटिव्स के लिए आप उसी हिसाब से कुछ दवा उसको देंगे। पेशेंट को उसी हिसाब से आप, पेशेंट को भी आप स्टडी करेंगे, देखते रहेंगे क्या दिक्कत आ रही है, क्यों दिक्कतें हैं पेशेंट को। आज आपके पास एक पेशेंट आया और सिंपल सब फाइल्स की पेशेंट है, बवासीर की दिक्कत लेके आ गए। अब अगर आपको पैथोलॉजी की ज्ञान हो, पहली चीज आपको क्या आएगी, बवासीर की दिक्कत है, तो या तो ये पेशेंट बहुत जोर लगा रहे, और उसके भी आगे हम सोचेंगे तो क्या दिक्कत आएगी, इसकी कॉज कोई पोर्टल सिस्टम की ओपनिंग अप तो नहीं है, अंदर इसमें कोई दिक्कत तो इनमें नहीं है, और हमारी दवा उसी में जाके धीरे धीरे उसी तरीके की आएगी। मान लीजिए आप हेमोरॉइड्स की दवा देखेंगे, जितने भी दवा है, सारे सारे दवाओं की एक्शन आप देखेंगे तो हमारे पोर्टल सिस्टम में जाके अटकता है। तो अगर ये आप समझेंगे कि हाँ आज हमें ये दिक्कतें हैं, इसके आगे शायद ये दिक्कतें इनको आएंगी, और ये दिक्कत ये पीछे लेके आ रहे हैं, क्या ये हमारी केस टेकिंग में पास्ट हिस्ट्री और प्रेजेंट कंप्लेंट में एक लिंक नहीं बन रहा है। एक दिक्कत से पहले बाकी जो शरीर के अंदर ये गलतियां हो रही है, क्या उसी हिसाब से हमारी दवा हम नहीं चुनेंगे? क्या उसी हिसाब से क्या आप सल्फर चुनेंगे या रेटेनिया चुनेंगे? थोड़ी बहुत इसमें चेंजेस नहीं आएंगे? तो यहां जाके हमें ये जानने की जरूरत है, जानने की जरूरत है कि जब जाके यहाँ सेंटिनल फाइल्स बना है, उस पे अचानक से खून अगर आ रहा है, तो ये शायद अंदर कोई दिक्कत अलग सी है। अब आगे इनकी इसको संभालने की जरूरत है, इसकी दिक्कत को लेके आगे उसी हिसाब से इनकी ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो ये जानने के लिए भी हमारी जरूरत है। आज जैसे कि आज की दुनिया में इसी के आगे भी, हम लोग थोड़ी देर पहले मेडिको लीगल की बात कर रहे थे। उस मेडिको लीगल में आजकल क्या होता है, बहुत सी डिजीजेस है जो नोटिफाइबल है,
जो सरकार को आपके पास आए तो उनको आप सीधे सीधे सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में भेजना आपके लिए जरूरी है। अब कैसे समझेंगे कि आपके पास जो बुखार आया क्या ये नोटिफाइबल है, या आप उसको अपने क्लिनिक में अपने पास संभाल के रखने कि पेशेंट है, क्या आप उसे ट्रीट करेंगे? आप सिर्फ लक्षण के बिना पे ये कहना बहुत मुश्किल है। पर अगर आपको सीधे से पता हो कि नहीं, ये जांच है, ये इनकी दिक्कतें हैं, तो आप वहां जाके उनको उसी हिसाब से मैनेज कर पाएंगे पेशेंट को। तो जब भी आपके पास बीमार आए तब जाके आप समझेंगे पेशेंट को आज ये ट्रीटमेंट देना जरूरी है। आजकल हम लोग बहुत सी कंप्लेन बहुत कॉमनली सुनते हैं कि क्या शिकायत लेके आ रहे, पेशेंट आ रहे पेट की दिक्कत लेके, गैस की शिकायत लेके। अगर आपको पता हो कि ये दिक्कतें क्यों आ रही है, आजकल की आप देखेंगे लाइफस्टाइल क्या है, या तो बहुत सी लोगों में क्या है, देर देर रात तक जगने की आदत है। अब देर रात जागने से क्या होता है, स्लीप साइकिल ऑल्टर्ड हो रही है। अब पेशेंट आपके आए कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में ये दर्द है, मेरे पेट में ये जलन है। तो अब ये चीजें आए, अगर आपको ये हिस्ट्री मिला, पेशेंट को एक ऐसा कोई काम से जुड़ा हुआ हो पेशेंट जिसमें ये चीजें हुई, तो फिर आप उसी हिसाब से मैनेजमेंट में आप हम दवा में पहुंच सकते हैं। जैसे कि नब्ज भूमिका की दवा में हम पहुंचेंगे। तो इसके लिए भी तो हमें पैथोलॉजी की थोड़ी बहुत जरूरी है। इसीलिए आज देखिए, अब सवाल आता है कि ऐसी क्षेत्र में आज हमें प्रश्न करने की जरूरत है, क्या डायग्नोसिस आज इतना ही जरूरी है? लगता है कि इसी कारण से आज अगर हम डायग्नोसिस हमें पता हो कि ये दिक्कतें हैं, आज हम पेशेंट को और बेहतरी से संभाल पाए और इजीली पेशेंट को मैनेज कर पाएंगे। पेशेंट को ये जो लक्षण लेके पेशेंट आ रहे हैं, ये जो दिक्कतें लेके आ रहे हैं, इनको हम संभाल पाएंगे पेशेंट का। आजकल के जमाने में अगर ऐसा ही है तो हम समझ। इसी बात पे जैसे कि हम पैथोलॉजी की बात हो रही है, हमें याद है जैसे ओपीडी में बैठे थे कुछ दिन पहले, एक पेशेंट आए, एक महाशय आए। शिकायत क्या थी, जैसे कि हम बात कर रहे थे, उनमें लैट्रिन के साथ खून आ रहा है और पेट में जलन है। तो हम लोगों ने सीधे तरीके से इनसे पूछा कि महाशय काम क्या करते हो, दिक्कत क्या? तो पता चला कि जो ये जो पेशेंट है, ये कपड़े की होलसेलर है और यहाँ पे मार्केट लगता है। तो उनको रोज अर्ली मॉर्निंग सुबह की 2-3 बजे उठना पड़ता है। उठ के ये मार्केट में आते हैं। मार्केट में आने के बाद बहुत देर तक अपना जो भी बेचना है वो बेचते हैं, पूरा दिन वो चाय पे रहते हैं। फिर शाम के टाइम में ये वापस अपने घर आते हैं। फिर कभी कभी जैसे कि इन दोस्तों के साथ रहते हैं, कभी कभी थोड़े नशे की आदत भी है, फिर देर रात पे थोड़ी बहुत जग लिए फिर सो जाते हैं। तो अब ये चीज हमारे पास आए, तो जब हमें ये चीज पता चला पेशेंट की रेगुलर लाइफस्टाइल, ये वेगल अटैक, और उसके साथ साथ इन चीजों को जोड़े, तो हमारे सामने क्या सामने में आए, हो सकते हैं पेशेंट की जो दिक्कत है, जो उनके स्टूल के साथ साथ जो खून आ रही है लैट्रिन के साथ, इसका एक कारण सामने आए।
ये जो बता रहे पेट में दर्द शायद हो सकता है इनको पेप्टिक अल्सर से हेमरेज हो रहा हो। दैट कुड बी द प्रोबेबल कॉज। आगे इनको हम भेजे अस्पताल में, आप जाइए सरकारी अस्पताल में जाइए, रैपिड कुछ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में जाइए, वहां जाके जांच करवा के आइए। हमें ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इसको अब आएंगे तो हमें रैपिड यूरियस टेस्ट अप कराएंगे, तो उस वहां पे आपकी जांचें फ्री में हो जाएगी, आप करवा के आइए। तो महाशय ये एक जांच करवा के आए, जांच करवाने के बाद और उनका खून का लेवल निकला 6.8। तो अब हमें ये पता है कि पेशेंट को ये दिक्कतें हैं। और उसके साथ साथ जब रिपोर्ट करवा के आए महाशय, इनको पता चला कि एब्डोन में एक ब्लोटेडनेस है, एक वीकनेस है, एक हेमरेजिक कंडीशन है। और इन सारे चीजों से धीरे 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 जैसे कि हमें ये चीज पता चले, होम्योपैथी की हेल्प लेके हमने दवाओं में आए कि शायद पेशेंट के और हाथ पैर में टच किए तो थोड़ा ठंड महसूस हुआ कि हाथ पैर में थोड़े पसीने, थोड़ा बहुत ठंड है, और खुली हवा इनको थोड़ा पसंद है। तो हमें इसमें से थोड़ा आइडिया है कि इसमें क्या होगा, कार्बोवेज की दवा की जरूरत है। अगर आपको हम सीधे सीधे इस कंडीशन की, चलिए आपको उसकी रिपोर्ट एक बार देखते, अगर है तो आप लोगों के सामने ही ले आते हैं तो पता चले। जी ये फुल स्क्रीन में कुछ एंडोस्कोपी और एपिड्यूरल की वो दिख रही है सब पेशेंट की। बिल्कुल दिखलाई पता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनको जाके हम लोगों ने जो भेजे तो इनको ये इनकी निकली, जिसपे इन्होंने ये अल्सर्स की यहाँ पे ये दे दिखी। आगे जब इनकी खून की रिपोर्ट देखे तो ये आया इनका 6.2। आज मान लीजिए मुझे इस पैथोलॉजी की आइडिया नहीं है, खून आपके पास आया 6.2, पेशेंट आए हट्टे कट्टे थे ये दिक्कत लेके, पहली ऑप्शन पहली चॉइस आप क्या सोचोगी, क्या करने की जरूरत है? 6.2 में हमें पहले लगेगा इनको खून चढ़ाने की जरूरत होगी। इन जगह 6.2 है तो हम लोग सोचेंगे खून चढ़ा दे। अगर आपको पता हो कि ये पैथोलॉजी क्या है, इनको गैस एक अल्सर हुआ है जिससे खून निकला है, हमने दवा दी है, वी कैन एक्सपेक्ट दैट अल्सर, अगर ये बाकी चीजें सही रही तो ये घाव सही हो जाए, अगर ये आगे खून ना निकले तो धीरे धीरे खून नॉर्मल जगह पे आ जाना चाहिए। खून की जो कमियां है, हीमोग्लोबिन की कमियां नॉर्मल जगह पे आ जानी चाहिए। पर अगर आज हमें ये जो लक्षण मिले, इन सब को अगर हम एक ही सुई धागे से एक ही तरीके से हम जोड़ नहीं पाते कि ये कारण है पेशेंट की, ये लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से पेशेंट को शायद गैस्ट्रिक अल्सर है, उसकी वजह से पेशेंट को हिमरेज है, उसकी वजह से पेशेंट की हीमोग्लोबिन ये घटना जरूरी है। तो अगर ये हमें पता चले तो हम लोगों ने क्या किए, हम लोगों ने किया ठीक है, आपको अभी खून चढ़ाने की जरूरत नहीं है, वेट कर लीजिए, दवा लेते रहिए, आप खून का रिपोर्ट जो है वो धीरे 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 सही हो जाएगा। अगर हमें, पर यही अगर मान लीजिए खून की कमी आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हो या कोई दूसरी कारण में हो, कहीं पे इंटरनल कहीं पे किसी भी यहाँ पे ये हिमोरेज की वजह से यही सही हो जाना चाहिए। अगर ये जो लैक्टिन में खून शायद आ रहा है, ये अगर हमें ये पता ना हो कि गैस्ट्रिक अल्सर से संबंधित होना चाहिए, इसके वजह से ये जो लैक्टिन के साथ खून आ रहा है ये थोड़े कालापन है, और ये हम सोचते क्या ये हेमोरॉइड्स की नहीं है, तो हेमोरॉइड्स की है तो ये बार बार ये चीज होती रहेगी। अगर ये आयरन डेफिशिएंसी की वजह से है, हम जितना भी कोशिश कर ले ये इतने जल्दी सही होने वाले नहीं है। अगर ये दूसरी कोई खून की बीमारी की वजह से हो, ये 6.2, तो ये सही होने वालों में से नहीं है। तो यहाँ हम लोगों ने डिसाइड किए थे कि इस पेशेंट को हम लोग
ऑन होल्ड रखेंगे, दवाओं पे रखेंगे, किसी में भी तरीके का इनको खून चढ़ाना नहीं है। या उनकी प्रिस्क्रिप्शंस गए थे बीच बीच, या वहां पे मेडिकल कॉलेजेस में वहां पे गए थे। खून की मात्रा भी यहाँ पे अगर आप इस पे देखेंगे, डेट देखेंगे, ये 5/6/2024, पिछले साल का 5 जून की वक्त है। आगे जाएंगे तो 25 से के तक खून की मात्रा आ गई इनकी 8 तक, 8। इससे भी आगे अगर हम जाएंगे, सेवनटीन 7/2024, अब हीमोग्लोबिन की लेवल आ गई 10.8। अब धीरे 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 अगर आप देखेंगे तो ये जाके धीरे धीरे नॉर्मल के पास जा रहा है। अगर इसके इनकी आगे की रिपोर्ट देखेंगे, बहुत दिनों बाद ये पेशेंट फिर आए थे, तो हम लोगों ने सोचा कि इनकी एक बार खून की जांच करवा ले। उसके 3-4 महीने बाद जैसे कि पेशेंट देखे कि 10.8 है, बाकी चीजें सही जा रहे हैं, काफी दिनों बाद ये आए दूसरे कोई उनकी वाइफ को दिखाने, तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किए थे कि आप एक फिर से एक बार जांच करवा के लाइए। तो उनका निकला 12.8। विथ टाइम मानेंगे फॉर नॉर्मल मेल द लेवल अप्रोक्सीमेटली आपकी 13.5 से आता है, तो ऑलमोस्ट 12.8 आप मान सकते हैं कि लगभग थोड़े बहुत नॉर्मल लेवल पे ही है। तो जहां तक हम लोगों को पता है कि यहाँ पे अगर मुझे ये पैथोलॉजी की, कैसी ये बीमारी हुई है, क्यों हुई है, किस तरीके से ये बीमारी आगे चला, ये पता ना हो, तो ना ही हम यहाँ पे पेशेंट को यहाँ पे रोक पाते, सही मैनेजमेंट दे पाते, सही ना ही सही ट्रीटमेंट हम दे पाते। तो ऐसे ही आप रोजाना आपके जिंदगी में बहुत सी केसेस आएंगे जहां पे अगर आपके पास आइडिया हो कि पैथोलॉजी क्या है, तो आप इनको सही निदान दे पाएंगे। पर अगर आपको यहाँ जाके आपको पता नहीं चलता कि क्या दिक्कत क्या है, क्या बीमारी हुई है, क्यों ये चीज हो रही है। अगर मान लीजिए कि किसी की वजह से, हम लोग थोड़ी देर पहले मलेरिया की बात कर रहे हैं, मलेरिया में किस तरीके का मलेरिया, फैलसीपियम मलेरिया, जो कभी सीवियर स्टेजेस में क्या होता है, उसमें हीमोलाइसिस हो जाता है, सीवियर हीमोलाइसिस आ सकता है। बहुत सी बीमारियां हैं जिसमें रैपिड हीमोलाइसिस हो जाता है। क्या अगर हमें ना पता हो क्यों ये चीज हो रही है, खून क्यों गिर रहा है, क्या हम उनको यहाँ पे ट्रीट कर पाते हैं? तो यहाँ जाके आज हमारी ये पैथोलॉजी की जो नॉलेज है, हमें ये नहीं जानना है कि एग्जैक्ट उनमें गड़बड़ी क्या है, क्यों ये चीज हो रही है, ये क्यों जहां तक पता नहीं चलेगा, दैट इज पेशेंट को जो दिक्कत है। जब भी हम पेशेंट को दवा देते हैं, सिर्फ ये तो नहीं कि पेशेंट ही जरूरी नहीं है, पेशेंट और पेशेंट की बीमारी को जानना दोनों की ही जरूरत है। हैनीमैन साहब ने अपने जमाने में कहा कि आप दवाओं के लिए आप बीमारियों को जानो, पर इसके पीछे अंदर क्या है उसके पीछे भाग के अपना समय वेस्ट मत करो, क्योंकि उस टाइम पे आपकी ये सारे पैथोलॉजी की ज्ञान कभी दुनिया के पास नहीं थी। तब क्या थे लोग, कोई भी दिक्कत हो उसके आगे पीछे इधर उधर सोच में ही अपना, बड़े बड़े थ्योरी में ही समय बिताते थे। हाँ, शायद अगर उस जमाने में ये उटपटांग सोच ही शायद आज की पैथोलॉजी को यहाँ लाए कि लोग सोचे, सवाल किए, इसलिए आए। पर वहां पेशेंट्स के आगे उनकी बीमारी चलने लगी। आज ही मान लीजिए, आज से कुछ ही साल पहले सबको याद होगा कोविड-19 आया, कोरोना वायरस आए, पूरी देश क्या पूरी दुनिया बंद हो गई। आज तक एलोपैथी के पास कोई स्पेसिफिक दवा नहीं है कि आज भी कोरोना केस आए, आज भी उनके पास दवा नहीं कि हम क्या दवा दें, ये दवा देंगे तो ये सही है। पर होम्योपैथी को पता है कि ये दिक्कत है तो हम ये दवा देंगे।
पेशेंट को जो चीज हो रहा है उनकी लक्षण हमारी किताबों में है, पर ये समझना कोरोना आया, हमें कोरोना या कोविड-19 जरूरत नहीं है, पर ये समझना जरूरी है कि ये किसी तरीके का इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी है। और इसी ज्ञान को हमने सामने लाके उससे कोविड-19 की जेनस एपिडेमिकस के नाम पे वहां पे बहुत सी दवाएं, जैसे कि आर्सेनिका मैग्मा हम जानते हैं सीसीआरएच ने निकाले, जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत अलग अलग जगहों से ब्राइनिया आए, कहीं से जिल्सीमियम के नाम आए हैं, और भी दवाओं की नाम जो सामने आए, ये किस बिना पे आए? इसमें हमें पैथोलॉजिकल नाम से में इतना नहीं है, पर पैथोलॉजी नाम से भी आगे पैथोलॉजिकल प्रोसेस जरूरी है, पैथोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है इसमें, जिससे हमें समझ में आया कि आज ये दिक्कत है, इसके साथ साथ ये दिक्कत है, तो यहाँ यहाँ ये बीमारी फैलकर ये इनकी लक्षण हमें सामने आ रहे हैं, तो कहाँ कैसे गड़बड़ है, तो हेलमेन सामने तो वही कहा है, we should have the knowledge of the disease, that is what is to be cured in the disease। और अगर हमें समझना है what is to be cured, क्या सही करना है, तो ये क्या सही करना है जानने के लिए आज भी हमें इस पैथोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग और समझ की जरूरत है। Dr. Debatis, now you have sir. time. Okay. We are short of the time. Okay, sir. So You we have, continue. and yes, we have reached the concluding part of our session. Yeah, just start. So that was my last point, and I have just planned with ending that with this presentation. So thank you. Thank you. Thank And you, खूब भालो. sir. खूब भालो. Thank you, sir. I hope I was able to answer some of the questions that No, you you have, homeopaths always face, sir. you are the youngest presenter for our forum, but you have Thank you, so sir. much matured understanding. You have given us very matured, and आपका परिपक्व जो है नॉलेज जो है वो बताता है कि आपने बहुत ही गहरा सोच रखा है, बहुत ये है। आज हम लोगों के मीटिंग में डॉक्टर पद्मिनी मुखर्जी भी हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या म्यूट हो करके थोड़ा सा आप आशीर्वाद दीजिए अपने पुत्र डॉक्टर पद्मिनी मुखर्जी। कैन यू open your video and talk to sometime? डॉक्टर पद्मिनी जी आप हैं मीटिंग में? आई डोंट सी। हेलो। आई थिंक उनको शायद अनम्यूट करने में कुछ दिक्कत हो रही हो बहुत। ओके। हेलो। नहीं, उन्होंने अनम्यूट कर लिया। आ गया मैम। हाँ, वीडियो भी ऑन कीजिए पद्मिनी जी। हो गया सर, हो गया। हाँ, हो गया, ऑन कर दिया। कैसा लगा पद्मिनी जी? ठीक ही है। ठीक ही है कि बहुत ठीक है? हम तो कहे कि हमने कहा आप लोग का आशीर्वाद में सब हो रहा है। नहीं, खूब भालो। इतना यंग, इतना मैच्योर्ड प्रेजेंटेशंस मैंने कम लोगों में सुना है, और डॉक्टर शिवाशीष को मेरा पूरा आशीर्वाद है। और अंग्रेजी में भी इन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, हिंदी में भी दिया, और आने वाले सेशन में फिर मैं इनको आमंत्रित करूंगा, और एक ऑफलाइन प्रेजेंटेशंस के लिए भी मैं इन्हें आमंत्रित करूंगा। हमारे जो इंटरनेशनल सेमिनार है ये अगले साल का, उसमें फिर आप शिवाशीष को एक मौका देते हैं डायरेक्ट व्यू। ओके शिवाशीष को। ओके सर। And now the session is going to be completed, and Dr. Manish, you present a vote of thanks, and you hand over the session to Dr. Rucha Mahavidya. Okay, sir. Thank you, sir. It was an honor. Thank you, sir. ऑब्वियसली डॉक्टर शुभाशीष ने जो आज सेशन लिया वो बहुत ही फ्रूटफुल था और काफी कुछ समझने को मिला। हमें ये समझने को मिला कि डायग्नोसिस क्यों जरूरी होता है और हमें क्यों रिपोर्ट्स, इन्वेस्टिगेशंस और डायग्नोसिस ये सब चीजें करानी चाहिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स आवर पेशेंट, जो कि हमारा फर्स्ट ड्यूटी है। सो विथ दिस आज का हमारा हिंदी सेशन समाप्त होता है, एंड धन्यवाद जो भी लोग हमारे साथ जुड़े उनके लिए। नाउ ओवर टू द इंग्लिश सेशन।
I would request the moderator of English session to please take over. Dr. Rucha, you can start the session now. Yes, sir. Thank you, sir.